हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्या इंडिया को सच में चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए। तो मेरा नाम है शिल्पा और मैनेजमेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस को और बिजनेस न्यूज़ को इजी एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हम अक्सर कहते हैं कि हमें चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए और हम ये भी कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट या बैन कर देना चाहिए। पर क्या रियल में चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना या बैन करना इतना ईजी है? तो इस चीज़ का आंसर मैं आपको 2 पॉइंट के थ्रू देना चाहूँगी। पहला, अकॉर्डिंग टू WTO कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को उसका प्रोडक्ट सेल करने से नहीं रोक सकती है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं पहले आपको WTO के बारे में बताना चाहूँगी। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिसीज़ एंड रूल्स बनाती है कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री में सामान कैसे बेचना है, ट्रेड कैसे करना है। इंडिया भी WTO का एक मेंबर है, जिसकी वजह से उसे WTO के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और उसके रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को उसके प्रोडक्ट बेचने से नहीं रोक सकती है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब ऐसा रूल है WTO का, तो इंडिया उसकी मेंबर ही क्यों है, वो उसकी मेंबरशिप छोड़ क्यों नहीं देती। इसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर कोई भी कंट्री WTO की मेंबर होती है तो उसके लिए अपने खुद के जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो इस WTO की मेंबर नहीं है। और अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो लगभग सारी ही कंट्री WTO की मेंबर इस टाइम पे हैं और जो मेंबर नहीं हैं उन्होंने अप्लाई करा हुआ है WTO के मेंबर बनने के लिए। इस वजह से जो इंडिया है वो चाइना के प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकती। मेरा मतलब सेकंड चीज़ यहाँ पे ये आती है कि हम रातों रात चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट या बैन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडिया की 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो या तो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के होते हैं, उनकी जो कंज्यूमर स्ट्रैटेजी होती है कि अगर उन्हें कम प्राइस पे ज़्यादा अच्छा फीचर और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट मिलेगा तो वो उसे ही परचेज़ करेंगे, राइट। तो अगर हमें चाइना से कम प्राइस में और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का या उसी क्वालिटी का फीचर मिल रहा है हमारे प्रोडक्ट में, तो हम वही मतलब चाइना के प्रोडक्ट को परचेज़ करने को प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू हमारे इंडियन प्रोडक्ट। तो चलिए मैं इस पॉइंट को आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। ये है हमारा ग्राफ और इस ग्राफ के थ्रू हम जानेंगे कि प्राइस और डिमांड में हमारा क्या रिलेशन होता है। एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे दिखाया है क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे मैंने यहाँ पे दिखाया है प्राइस। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एक सेलफ़ोन का। फॉर सपोज़ अगर सेलफ़ोन का प्राइस 3 लाख रुपीज़ है तो यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर नहीं है जो इतना महंगे प्राइस में सेलफ़ोन को ख़रीदेगा। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, प्राइस कितना ही बढ़ जाए कोई ना कोई एक ऐसा कंज्यूमर जो होगा उस प्राइस में उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा। बट जैसे कि हम इकोनॉमी बोलते हैं कि हम 2 फैक्टर को लेके चलते हैं और बाकी चीज़ें हम रिमेन रखते हैं, सेम यहाँ पे हमने सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात करेंगे, बाकी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे। 3 लाख रुपीज़ में यहाँ पे कोई भी फ़ोन नहीं खरीद रहा, इसकी जो डिमांड है वो ज़ीरो है, मतलब क्वांटिटी डिमांड इसकी ज़ीरो है। अब फॉर सपोज़ अगर ये प्राइस 2 लाख रुपीज़ हो जाता है तो यहाँ पे इसके कस्टमर्स इतने हो जाएंगे, मतलब इतने लोग हैं यहाँ पे जो 2 लाख रुपीज़ में सेलफ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं। और अगर इससे प्राइस गिर के 1 लाख रुपीज़ हो जाता है तो अब इतने हमारे पास कस्टमर्स हैं जो इस 1 लाख रुपीज़ में इस सेलफ़ोन को ख़रीदना चाहेंगे। तो हमने इन सारे पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बना दी। तो इस लाइन को हम कहते हैं हमारी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमेशा हमारी स्लोप डाउनवर्ड होता है, मतलब प्राइस जितना कम होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब प्राइस यहाँ पे कम होता जा रहा है और उस प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले यहाँ पे ये प्राइस था जिस पे कोई भी परचेज़ नहीं कर रहा था, अब प्राइस इतना कम हुआ जिसकी वजह से इतने लोग अब यहाँ पे आ गए इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। यहाँ पे क्या देखा गया है कि जो ये वाला एरिया है हमारा, ये जो लाइन वाला एरिया है, ये है हमारा कस्टमर का गेन। ये कस्टमर का गेन क्यों है हमारा कि जो कस्टमर 3 लाख रुपीज़ में नहीं ख़रीद पा रहा था लेकिन वो उस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए फॉर सपोज़ 2 लाख से 3 लाख के बीच का प्राइस देने को रेडी था, मतलब
2.75 लाख या 2.50 लाख या 2.25 लाख, सपोज़ इतना प्राइस देने को रेडी था, वो यहाँ पे तो नहीं ख़रीद पा रहा था, लेकिन यहाँ पे वो ख़रीद ले रहा है आराम से, बल्कि उसे अपने बजट से कम प्राइस पे करना पड़ रहा है। तो ये जो ये वाला एरिया, ये हमारे कस्टमर का गेन है। सेम अगर प्राइस यहाँ पे आ जाता है तो अब ये वाला एरिया, मतलब ये वाला प्लस ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया हमारे कस्टमर का गेन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी डिमांड हमारे यहाँ पे डिफ़ाइन होती है कि प्राइस जितना कम होगा प्रोडक्ट का, डिमांड उस प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। चलिए अब इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। इस ग्राफ में हम प्राइस और सप्लाई का रिलेशन बता रहे हैं। फॉर सपोज़ एक इंडियन मैन्युफैक्चर है और इंडियन मार्केट में जो सेलफ़ोन का प्राइस है वो 10 रुपीज़ चल रहा है। अब इंडियन जो मैन्युफैक्चर है वो 10 रुपीज़ में ही सेलफ़ोन को प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है 10 रुपीज़ का। सो अगर 10 रुपीज़ मार्केट का प्राइस चल रहा है और 10 रुपीज़ में ही वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मतलब 10 रुपीज़ में वो कोई भी सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्केट में अपना प्रोडक्ट क्यों बेचेगा। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ से बढ़कर 10,000 हो गया है, और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है यहाँ पे वो एक सेल फ़ोन को बनाने में सपोज़ 1000 रुपये की लग रही है। सो अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग 1000 रुपये लग रही है और मार्केट में जो सेल फ़ोन है वो 10,000 का बिक रहा है, तो वो सप्लाई करेगा। तो जो वो सप्लाई करेगा, सपोज़ वो इतनी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई कर रहा है मार्केट में। अब प्राइस बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया, तो अपनी वो सप्लाई भी बढ़ा देगा, क्योंकि उसका जितना मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है उससे ज़्यादा जो प्राइस है वो मार्केट में चल रहा है, मतलब उसे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जिस वजह से उसने अपनी फिर से सप्लाई बढ़ा दी। फॉर सपोज अब ये यहाँ पे आ गया। सेम जब वो 20 लाख का होता है तब भी वो अपनी सप्लाई बढ़ा देता है, जिस वजह से ये इतना बढ़ जाता है। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला के हमने एक लाइन बना दी और इसे कहते हैं हम सप्लाई कर्व। ठीक है, अब ये सप्लाई कर्व हमेशा हमारी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ता है उतनी ज़्यादा जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सप्लाई मार्केट में बढ़ा देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की। अब जो हमारा सप्लायर था, मतलब जो हमारा प्रोड्यूसर था, वो यहाँ पे सप्लाई नहीं कर रहा था, प्राइस बढ़ने की वजह से उसने यहाँ पे अपनी सप्लाई बढ़ा दी। सो ये जो एरिया है ये हमारा होता है सप्लायर का गेन। सप्लायर का गेन कह लें या फिर हम यहाँ पे प्रोड्यूसर का गेन कह लें। अगर 10,000 की जगह प्राइस 1 लाख हो जाता है तो जो ये वाला एरिया है प्लस ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया हमारा सप्लायर का गेन हो जाएगा। सेम अगर प्राइस 20 लाख हो जाता है तो ये वाला एरिया भी हमारा सप्लायर के गेन है, मतलब ये पूरा एरिया हमारा सप्लायर का गेन हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि एक प्रोडक्ट का प्राइस आखिर डिसाइड कैसे होता है। एक प्रोडक्ट का प्राइस तब डिसाइड होता है जब डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब टकराती है, वही हमारा प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। इस ग्राफ में फॉर सपोज एक इंडियन प्रोड्यूसर है, जो सप्लाई लाइन है वो एक इंडियन प्रोड्यूसर की है और जो डिमांड है वो भी इंडिया की है। एक इंडियन प्रोड्यूसर है जो 10,000 रुपीज़ में अपना सेल फ़ोन है जो मार्केट में सेल कर रहा है। 10,000 रुपीज़ में जो वो सेल कर रहा है वो इतना कर रहा है, मतलब इतनी क्वांटिटी वो सेल कर रहा है 10,000 रुपीज़ में। यहाँ पे डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब 10,000 रुपीज़ का प्राइस डिसाइड हुआ है और वो इतनी क्वांटिटी सेल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक 7,000 रुपीज़ का फ़ोन लेके आता है चाइना। ठीक है, चाइना यहाँ पे 7,000 रुपीज़ का फ़ोन लेके आता है, मतलब जो अमाउंट में वो ला रहा है वो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर से कम है। यहाँ पे होता क्या है कि जब हम या फिर ज़्यादा फीचर या फिर हमारे पास सेम फीचर कम अमाउंट में मिलता है, मतलब चीप अमाउंट में मिलता है, तो ऑफकोर्स कस्टमर जो है हमारा चीप प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, मतलब उसे पैसे कम देने पड़ रहे हैं और जो हमारे फीचर्स हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब वो 7,000 रुपीज़ में हमारा प्रोडक्ट ला रहा है और उसका यहाँ पे हो रहा है तो ये जो चीज़ है हमारी, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का प्राइस था 10,000 डिसाइड हुआ इंटरसेक्ट की वजह से, तो इतना जो है प्रॉफिट हो रहा है हमारे कस्टमर्स को। ठीक है, इस सिचुएशन में कस्टमर को यहाँ पे गेन हो रहा है, लेकिन जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो अब उनका मार्केट अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंडियन प्रोड्यूसर हैं उनकी मार्केट ख़राब हो जाएगी। अब कम पैसों में लोगों को ज़्यादा अच्छे फीचर्स वाला फ़ोन मिल रहा है। इस वजह से क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है ये हमारे सप्लायर्स के लिए
लॉस हो जाएगा, हमारे इंडियन सप्लायर्स के लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा कि चाइना के प्रोडक्ट आने की वजह से हमारे सप्लायर्स को कितना लॉस हो रहा है यहाँ। सो हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आखिर डिसाइड कैसे होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस चीज़ को थोड़ा डेटा के थ्रू। सो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के डेटा के अकॉर्डिंग हम चाइना से ऑलमोस्ट $58 मिलियन का इंपोर्ट करते हैं और उसके बदले हम उसको इंपोर्ट करते हैं सिर्फ $14 मिलियन। सो इस डेटा से यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि हम उससे जितना इंपोर्ट करते हैं उसका 1/3 उसे एक्सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट आता है। तो इस ट्रेड डेफिसिट को समझ लेते हैं। ट्रेड डेफिसिट वो होता है जब हम किसी कंट्री से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं और उसके कंपैरिजन में हम जब उसे चीज़ें देते हैं वो कम देते हैं। फॉर सपोज मैंने चाइना से 100 रुपये की चीज़ खरीदी और मैं उसे 20 रुपये की चीज़ बेच रही हूँ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी जेब से 100 रुपये जा रहे हैं और जो मुझे बेच के मिल रहा है वो 20 रुपये मिल रहा है। इन दोनों का गैप 80 रुपये है। तो 80 रुपये ये मेरे लिए लॉस की सिचुएशन है, क्योंकि मेरी बिक्री कम हो रही है और उनकी ज़्यादा हो रही है। तो ये जो गैप है उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, जिसमें मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना हमें ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है। वो हमें 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा है जबकि हमसे वो 20 रुपये का खरीद रहा है। मतलब वो जो 80 रुपये है वो उसके लिए ट्रेड सरप्लस है, उसका वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सो ये गैप जितना ज़्यादा होता जाता है, मतलब ट्रेड डेफिसिट जितना ज़्यादा होता जाता है किसी भी कंट्री के लिए, वो बहुत बुरी सिचुएशन होती है। और ट्रेड सरप्लस जितना बढ़ता जाता है वो इकोनॉमी उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाती है। तो हमें यहाँ पे फोकस करना होता है कि हमारे ट्रेड जो डेफिसिट है उसे कितना कम कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाइना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि हम रातों रात चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो हमारी ज़्यादातर डिमांड है वो चाइना के प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर जब चाइना के प्रोडक्ट की बात होती है तो सेलफोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को ही हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं तो हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे चाइना के प्रोडक्ट सबसे पहले मिलता है। उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो चीप होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें मेक इन इंडिया बनाना है या फिर हमें बॉयकॉट करना है चाइना को, तो हम रातों रात हम उस प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर दें, हम इंडिया खरीदने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट अभी इतने महंगे हैं कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, राइट। अगर हम यहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात कर रहे हैं तो वो अगर उन्हें चाइना का प्रोडक्ट 10 रुपये में मिल रहा है, वहीं इंडिया का प्रोडक्ट 100 रुपये में मिल रहा है, तो वो ऑफकोर्स 10 रुपये वाला खरीदेंगे रैदर देन कि वो 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदें। सो अगर हमें चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना ही है तो हमें पहले अपनी कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को लॉन्च किया। तो मेक इन इंडिया 1 के अकॉर्डिंग जो उन्होंने फोकस किया वो असेंबली पे फोकस किया, क्योंकि अगर हम देखें किसी भी ग्लोबली प्रोडक्ट को तो वो जो किस कंट्री का प्रोडक्ट होता है वो उस कंट्री में कभी असेंबल नहीं होता। जो किसी भी प्रोडक्ट के पार्ट होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में बनते हैं, देन किसी एक कंट्री में जाके वो असेंबल होता है। अगर हम यहाँ पे कार का एग्जाम्पल लें तो कार के जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में बनते हैं और एट द एंड किसी एक कंट्री में वो असेंबल होता है। यहाँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी। फॉर सपोज एक एप्पल का फ़ोन है, वो एप्पल यूएस का ब्रांड है, लेकिन एट द एंड वो असेंबल होता था चाइना में और फिर चाइना से ही उसकी डिमांड सारी कंट्री में फुलफिल होती। फर्स्ट था हमारा मेक इन इंडिया 1.0, उसमें हमारी गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हम असेंबली लाइन को अपनी कंट्री में ही स्टैब्लिश करें, जिसकी वजह से एप्पल का जो असेंबली प्लांट है वो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। अब जो एप्पल के फ़ोन है वो इंडिया में असेंबल होते हैं और फिर यहाँ से इसकी डिमांड फुलफिल होती है, जिसकी वजह से जो हमारे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर था उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, जिसकी वजह से जो इंडिया का रेवेन्यू है वो बढ़ा है और हम एप्पल के प्रोडक्ट को बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है। तो बात कर लेते हैं हम मेक इन इंडिया 2.0 की। तो मेक इन इंडिया 2.0 में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने फोकस किया है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलें, मतलब हम सेल्फ रिलायंस बने, जिसमें क्या होगा कि हम प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में ही अब मैन्युफैक्चर करें और उनको ग्रो करें। इस वजह से क्या होगा कि अब हमारे जब कंट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, तो अब हम बाहर भी उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा और हमारा डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ेगा।
जिस वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो जितना कम हो सकता है उतना कम होगा। साथ के साथ इसको लॉन्च करने का गवर्नमेंट का एक ये भी एम था कि जैसा गवर्नमेंट पिछले 1 साल से कहती आ रही है कि हमें इंडिया को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है 2021 एंड 22 तक, सो वो इस ड्रीम को इस सेल्फ रिलायंस के थ्रू फुलफ़िल कर सकती है, जिससे कि अब हम अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जिस वजह से हमारा रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ सकेगा। सो अगर कोई भी कंट्री 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाती है तो वो इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। तो अगर इंडिया 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी तो ये इंडियन इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। सो मैंने इस वीडियो में जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डेटा बताया है वो उस डेटा का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। सो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप उस लिंक पर जाके देख सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।